नमस्कार। ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप सबका स्वागत। मैं ह्यूमन सिस्टम के बारे में आपको कई दिनों से जानकारी दे रहा हूँ और कल मैंने आपको तंत्रिका कोशिका के बारे में, न्यूरॉन्स के बारे में जानकारी दी थी। हमारा शरीर संपूर्ण रूप से न्यूरॉनों के द्वारा कार्य करता है और इसके सहयोग करने हेतु हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियाँ विद्यमान होती हैं। कल मैं आपको द्रुमाक्ष, तंत्रिकाक्ष और कोशिकाकाय तीनों के बारे में जानकारी दे चुका हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको तंत्रिका तंत्र की कार्य प्रणाली के बारे में बताऊँगा। हम इस बात को जानते हैं कि कई तंत्रिकाएं मिलकर के कड़ीनुमा संरचना, जैसा मैंने भी आपको चित्र में बनाया है, आपके सामने आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा। इस तरह की कई सारी तंत्रिकाएं मिलकर के कड़ीनुमा संरचना का निर्माण कर देती हैं, जो शरीर के विभिन्न भागों को मस्तिष्क और बेरोजी से जोड़ने का कार्य करता है। ये बात मैं आपको बता चुका। संवेदी जो तंत्रिकाएं होती हैं वो बहुत सारे उद्दीपन जैसे ताप है, रोशनी है, उसके अलावा स्पर्श है, दाब है आदि को इन पर प्रतिक्रिया करके और इन्हें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इनका प्रमुख कार्य होता है कि भाई केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक इन्हें पहुंचाओ। अब क्या होता है, जब ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंच जाती है तो ये क्रिया एक रासायनिक आवेग के द्वारा होती है, बहुत तीव्र गति से होती है और ये विद्युत रासायनिक आवेग ही क्या कहलाता है, तंत्रिका आवेग के नाम से जाना जाता है। तंत्रिका आवेग द्रुमाक्ष से चल करके कोशिका काय होता है, कोशिका काय में केंद्रक होता है, केंद्रक में केंद्रिका पाई जाती है, केंद्रिका के अंदर निषेल कोशिकाएं भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? निषेल ग्रेन्यूल पाई जाती है। इसके अंदर जो द्रव भरा रहता है, कोशिका द्रव, उस कोशिका द्रव के अंदर निषेल ग्रेन्यूल भी पाए जाते हैं। यहाँ से केंद्रक से होते हुए साइटोन, जिसको हम कोशिका काय कहते हैं, कोशिका काय से कोशिका के अंतिम यहाँ पर सिनेप्टिक नॉब पाई जाती है। सिनेप्टिक नॉब के अंदर सिनेप्टिक कोशिकाएं होती है। सिनेप्टिक कोशिकाओं में न्यूरोट्रांसमीटर लगे रहते हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि तंत्रिका आवेग दिमाग से तंत्रिकास्थ तक पहुँचते पहुँचते कमजोर और शिथिल पड़ जाते हैं। ऐसे शिथिल और कमजोरों को संधि स्थल, यानी इससे आगे जब तंत्रिका जुड़ेगी उसे हम क्या कहेंगे, उसे दूसरी तंत्रिका कहेंगे। तंत्रिका दोनों के बीच में जो खाली जगह रहेगी उसे हम क्या कहेंगे, संधि स्थल भी कहते हैं, सिनेप्स भी कहते हैं। इस प्रकार चालक तंत्रिका के द्वारा जो संकेत प्राप्त होते हैं वो मांसपेशियों और ग्रंथियों को क्या कर देते हैं, सक्रियता प्रदान कर देते हैं। इस प्रकार से एक तंत्रिका कोशिका या तंत्रिका तंत्र कार्य करता है। तो मैं आपको सबसे पहले लिखाना चाहूँगा तो तंत्रिका की कार्य प्रणाली में सबसे पहले तो नंबर 1, कई सारी तंत्रिकाएं मिलकर के कड़ीनुमा संरचना का निर्माण करती हैं। कई सारी तंत्रिकाएं मिलकर ऐसी कई सारी तंत्रिकाएं कड़ीनुमा संरचना का निर्माण कर शरीर के विभिन्न अंगों से सूचनाओं को कहाँ डाल देती है, सूचनाओं को मस्तिष्क और मेरुरज्जु के साथ जोड़ देती है। इससे जोड़ देती है मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से जोड़ देती है। एक बात एक बात तो ये संवेदी तंत्रिकाएं होती हैं जो बहुत सारे उद्दीपन होते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, संवेदी तंत्रिकाएं बहुत सारे
उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाती है। अब आप समझ गए कि बहुत सारे उद्दीपन, ताप, दाब, दर्द, प्रकाश, ये सब क्या है? उद्दीपन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये सब? ये सब उद्दीपन कहलाते थे। इनको कहाँ तक पहुंचा दिया उसने? इनको सबको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचा दिया। तीसरी बात, यह कार्य वैद्युत, रासायनिक, आवेग द्वारा संपादित होता है। जिसे क्या कहते हैं? इस नाम से भी जानते हैं, जिसे हम तंत्रिका आवेग के नाम से, जिसे तंत्रिका आवेग के नाम से जानते हैं। चौथी बात, जब रासायनिक संकेत पहुंच गए उसके बाद में क्या आएगा? तंत्रिका आवेग द्रुमांक से तंत्रिकाक्ष, द्रुमांक से कोशिकाएं, कोशिकाएं से तंत्रिकाक्ष में पहुंचते कैसे हो जाते हैं? कमजोर हो जाते हैं। ऐसे शिथिल आवेगों को संधि स्तर पर ताकत प्रदान की जाती है। तीसरी बात देखेंगे, उद्दीपन तंत्रिकाक्ष से द्रुमांश से तंत्रिकाक्ष तक पहुंचते वे कमजोर और शिथिल हो जाते हैं, जिन्हें संधि स्थल पर किसके द्वारा? न्यूरोट्रांसमीटर द्वारा अधिक शक्तिशाली बनाकर संधि स्थल पर न्यूरोट्रांसमीटर द्वारा जिन्हें संधि स्थल पर न्यूरोट्रांसमीटर द्वारा शक्तिशाली बना दिया जाता है। न्यूरोट्रांसमीटर शक्तिशाली बना दिया जाता है। और अंतिम लाइन इसकी, ये इसकी कार्यप्रणाली पूरी हो गई। जब शक्तिशाली बन गए तो चालक तंत्रिका द्वारा रासायनिक संकेत, चालक तंत्रिकाओं द्वारा संकेत, चालक तंत्रिकाओं द्वारा प्रसारित संकेत मांसपेशियों और ग्रंथियों को सक्रिय कर देते हैं। मांसपेशियों और ग्रंथियों को सक्रिय बना देते हैं। इस तरह से एक तंत्री कोशिका कार्य करती है। अब आपको तंत्री कोशिका की कार्य दिखाई दे रही होगी। देखिए, तंत्रिका की कार्य की
अंगों से सूचनाओं को मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक पहुंचाया जाता है। और उद्दीपनों से प्राप्त ये जो संकेत होते हैं उनको इसी तंत्रिका के माध्यम से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या किया जाता है, डाला जाता है। सभी तंत्रिकाएं बहुत सारे उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाती है, जिससे बहुत सारे उद्दीपनों मैंने आपको बताया ताप, दाब, दर्द और क्या नाम से प्रकाश आदि पहुंचाती है। ये कार्य वैद्युत रासायनिक आवेग के द्वारा होता है। वैद्युत रासायनिक विद्युत गति से होता है ये, और इसे ही हम तंत्रिका आवेग के नाम से जानते हैं। उद्दीपन कहाँ से चलते हैं? सीधे उद्दीपन शरीर से ये दिमाग के द्वारा कहाँ चलेंगे? कोशिका काय में चलेंगे। कोशिका काय में केंद्र पाया जाता है, केंद्र में केंद्रिका होती है, केंद्रिका में कोशिका नौ भरा रहता है और यहाँ से सीधा ये सममित तंत्रिका होते हुए सिनेप्टिक नौ पर पहुँचाते हैं। सिनेप्टिक नौ में सिनेप्टिक कोशिकाएं पाई जाती है। सिनेप्टिक कोशिकाओं पे न्यूरोट्रांसमीटर लगे रहते हैं जो क्या करते हैं कि उद्दीपन जब दिमाग से तंत्रिका तक पहुँचते हैं तो कमजोर हो जाते हैं। ऐसे स्थिति में कमजोर जो संकेत होते हैं संधि स्तर पर न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा शक्तिशाली क्या कर दिया जाता है, बना दिया जाता है। इसके लिए अगली तंत्रिका में जाने के लिए अब जब ये संकेत वहां तक पहुंच गए तो चालक तंत्रिका द्वारा प्रसारित जो संकेत हैं वो मांसपेशी और ग्रंथियों को क्या कर देते हैं, सक्रिय कर देते हैं और सूचना अगली तंत्रिका में पहुंच जाती है। इस प्रकार से एक तंत्रिका अगली तंत्रिका को अपना प्रभाव प्रसारित कर देती है। अब मैं इसके बाद में आपको अंतःस्रावी तंत्र के बारे में हमने अब तक पढ़ा है कि अकेला तंत्रिका तंत्र हमारी संपूर्ण शरीर की क्रियाविधियों को संचालित नहीं कर पाता है, उनके ऊपर समन्वय नहीं कर पाता है, संपूर्ण कोशिकाओं को लंबी अवधि तक तंत्रिका नहीं कर पा सकता। इसलिए उसमें तंत्रिका तंत्र के साथ साथ एक और तंत्र विद्यमान होता है जिसको अंतःस्रावी तंत्र कहते हैं। अंतःस्रावी तंत्र से क्या तात्पर्य होता है? अंतःस्रावी तंत्र एक ऐसा तंत्र है जिसमें निकलने वाले हार्मोन्स विशेष प्रकार के रसायन होते हैं जो इन ग्रंथियों के ऊपर नियंत्रण और नियमन करने का कार्य कर देते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहेंगे? ऐसी ग्रंथियां जिनके द्वारा निकलने वाले विशेष प्रकार के हार्मोन या रसायन बिना किसी नलिका की सहायता सीधे ही रक्त धारा में स्रावित कर दिए जाते हैं और रुधिर धारा में मिला दिए जाते हैं, रक्त की नलिकाओं में डाल दिए जाते हैं, उसे हम अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, जैसे उदाहरण के रूप में हाइपोथैलेमस है, पीयूष ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, पैराथायराइड है, आदिप्रक ग्रंथि है, अंडाशय ग्रंथि है, वृषण ग्रंथि। इसके अलावा भी हमारा यकृत और वृक्क ये भी कई बार रसायनों का स्राव हमारे शरीर में करते हैं, इन्हें भी कहते हैं। हमारे शरीर में ऐसी कई ग्रंथियाँ भी हैं जो एक से अधिक यानी अंतःस्रावी भी होती है और बहिस्रावी भी होती है। अब आपसे प्रश्न किया जाए कि एक ऐसी ग्रंथि का नाम बताइए जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी हो, तो हम सीधा पैनक्रियाज का नाम लेंगे। किसका नाम लेंगे? पैनक्रियाज, अग्नाशय का नाम लेंगे, क्योंकि अग्नाशय में दोनों प्रकार के हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। अंतःस्रावी में इंसुलिन और ग्लूकागोन किया जाता है, जबकि बहिस्रावी में पाचक अग्नाशय रस का स्राव किया जाता है। तो अंतःस्रावी उसी प्रकार से हमारे जो वृषण और अंडाशय हैं ये दोनों भी अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में हम जानते हैं कि वृषण से टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित होता है, जबकि अंडाशय से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन से। अब हमारा नया पॉइंट आ गया है अंतःस्रावी तंत्र, इसे मैं मिटाना चाहूँगा। नेक्स्ट पॉइंट पर पढ़ा है ये मैं जानता हूँ कि आपने अच्छी तरह से समझ लिया। अंतःस्रावी तंत्र देखिए, अंतःस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र से तात्पर्य आप जान रहे होंगे अंतःस्रावी तंत्र किसे कह रहे हैं। तात्पर्य अंतःस्रावी तंत्र एक ऐसा तंत्र है जो तंत्रिका के साथ मिलकर, अंतःस्रावी तंत्र कैसा तंत्र है? एक ऐसा तंत्र है जो अंतःस्रावी तंत्र के साथ मिलकर के तंत्रिका तंत्र के और उन दोनों की शारीरिक जो क्रियाएं हैं उनमें आपस में समन्वय स्थापित करता
अंतःस्रावी तंत्र की परिभाषा है। एक ऐसा तंत्र जो किसके साथ मिलकर के, तंत्रिका तंत्र के साथ मिलकर के है। एक ऐसा तंत्र जो तंत्रिका तंत्र के साथ मिलकर संपूर्ण शरीर की विभिन्न गतिविधियां, संपूर्ण शरीर की कौन सी गतिविधियां, संपूर्ण शरीर की कोशिका क्रियाओं पर समन्वय एवं नियंत्रण करने का समन्वय नियंत्रण रखने का कार्य करता है। अंतःस्रावी तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतःस्रावी तंत्र कहलाता है। एक ऐसा तंत्र जो तंत्रिका तंत्र के साथ मिलकर के संपूर्ण शरीर की कोशिका क्रियाओं पर क्या करता है, समन्वय और नियंत्रण रखने का कार्य करता है, अंतःस्रावी तंत्र कहलाता। यहाँ तक की बात मैं आपको बता चुका। मैंने ये भी बता दिया है आपको कि हमारे शरीर की जो तंत्रिकाएं हैं और तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिकाओं से मिलकर के तंत्रिका तंत्र होता है। हमारे शरीर का तंत्रिका तंत्र संपूर्ण शरीर की क्रियाविधियों पर नियंत्रण नहीं रख सकता, केवल लंबी अवधि तक, थोड़े समय तो रख सकता है लेकिन लंबी अवधि तक नहीं रख सकता। इसीलिए हमें अंतःस्रावी तंत्र की आवश्यकता होती है। अंतःस्रावी तंत्र और तंत्रिका तंत्र दोनों मिलकर के संपूर्ण शरीर की समस्त क्रियाविधियों पर नियंत्रण करने का कार्य करते हैं। ये बात मैं आपको क्या कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। अब यहाँ एक प्रश्न बनता है, अंतःस्रावी तंत्र की आवश्यकता क्यों? अंतःस्रावी तंत्र की आवश्यकता क्यों? अंतःस्रावी तंत्र की आवश्यकता क्यों? मैं आपको ये बता चुका हूँ। अंतःस्रावी तंत्र की आवश्यकता इसलिए होती है क्यों? क्योंकि तंत्रिका तंत्र संपूर्ण कोशिका क्रियाओं पर, इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि तंत्रिका तंत्र संपूर्ण शरीर की तंत्रिकाओं पर लंबे समय तक तंत्रिकाएं नहीं कर सकता। अतः किसकी जरूरत पड़ती है लंबे समय तक तंत्रिकाएं नहीं कर सकता, इसीलिए अंतःस्रावी तंत्र द्वारा स्रावित हार्मोन, इसलिए अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न हार्मोन से तंत्रिका तंत्र के साथ मिलकर नियंत्रण किया जाता है। नियंत्रण में समन्वय किया जाता है। हो गया? नेक्स्ट पॉइंट 15 वाला, अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं? अंतःस्रावी
स्रावी ग्रंथि, इसे कहते हैं प्रश्न में गए। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऐसी ग्रंथि, ऐसी ग्रंथियां जिनके द्वारा उत्पादित विशेष रसायन हार्मोन सीधे ही बिना किसी तरीके की सहायता से रुधिर स्राव धारा में जाया जाते हैं। रुधिर स्राव धारा में मिला दिए जाते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाती है। अंतःस्रावी ग्रंथि तीन प्रश्न आपके सामने आ गए। तक देखिए कौन कौन से आ गए। एक तो अंतःस्रावी तंत्र किसे कहेंगे? ऐसा तंत्र तंत्रिका तंत्र के साथ मिलकर के संपूर्ण कोशिका क्रियाओं का नियंत्रण और संबंध करने के कार्य करता है। अंतःस्रावी तंत्र में अंतःस्रावी तंत्र की आवश्यकता क्यों हुई है? अंतःस्रावी तंत्र की आवश्यकता इसलिए हुई है क्योंकि संपूर्ण शरीर की तंत्रिकाओं पर लंबे समय तक तंत्रिका नहीं कर सकता। कौन? तंत्रिका तंत्र। इसलिए अंतःस्रावी ग्रंथि का उत्पन्न हार्मोन से तंत्रिका तंत्र के साथ मिलकर के नियंत्रण का संबंध कर लिया जाता है। दोनों समान प्रश्न। तीसरी बात हो गई अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं? ऐसी ग्रंथि जिनके द्वारा उत्पादित विशेष प्रकार के हार्मोन या रसायन बिना किसी तरीके की सहायता से सीधे इसमें मिला दिया जाता है और रुधिर में मिला दिया जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाती है। अब यहाँ एक नया प्रश्न बन रहा है कि एक ऐसी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम लिखिए जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की है। नया प्रश्न क्या बन गया हमारा कि एक ऐसी ग्रंथि का नाम लिखिए जो अंतःस्रावी भी हो और बहिःस्रावी। एक ऐसी ग्रंथि का नाम लिखिए, एक ऐसी ग्रंथि का नाम जो अंतः एवं बाह्य स्रावी। एक ऐसी ग्रंथि का नाम जो अंतः एवं बाह्य स्रावी हो। तब मेरा क्या आ जाएगा? अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि हो गया उत्तर। और अग्नाशय ग्रंथि क्योंकि यह अंतःस्रावी के रूप में इंसुलिन व ग्लूकेगोन नामक हार्मोन का स्राव करते हैं। जबकि बाह्य स्रावी के रूप में, बाह्य स्रावी के रूप में यह पाचक एंजाइम इसको कहते हैं अग्नाशयी रस उत्पन्न करते हैं।
इसके अलावा और भी हैं, जैसे वृषण और अन्नसेवी। इसके अतिरिक्त वृषण तथा अन्नसेवी अंत एवं बाह्य स्रावी ग्रंथि है। यहाँ तक की बात आपके सामने हुई है। अब मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि हमारे शरीर में कौन कौन से अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, ताकि फिर उनके बारे में डिटेल से मैं आपको बता सकूँ। देखिए नया पॉइंट बनाया कि हमारे शरीर में कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। हमारे शरीर में पाई जाने वाली नंबर 1 शुरू से ही ऊपर से याद रखते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। नंबर 2 हाइपोथैलेमस के बाद पीयूष ग्रंथि। नंबर 3 पीयूष ग्रंथि के बाद में आपकी पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि। नंबर 4 पीनियल ग्रंथि के बाद आप थायराइड ग्रंथि लेते हैं। थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि के बाद में आप लिखिए पैराथायराइड ले लो। पैराथायराइड ग्रंथि के बाद नेक्स्ट आगे के लिए अधिवृक्क ग्रंथि वृक्क के ऊपर पाई जाती है। अधिवृक्क ग्रंथि के बाद में अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि के बाद आप लिखिए थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि के बाद आप लिख लीजिए अंडाशय ग्रंथि, वृषण ग्रंथि। वृषण ग्रंथि। इसके अलावा भी कुछ अन्य में जैसे क्या करें, इसके अलावा भी कुछ अन्य अंग जैसे यकृत, रक्त, हृदय से भी हार्मोन उत्पन्न होते हैं। यहाँ तक की बात को मैं क्या कर चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी ग्रंथियां किस प्रकार से स्राव को बढ़ाती हैं।
देखिए जैसे इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा अंतःस्रावी ग्रंथियों में जो भी नियंत्रण या समन्वय स्थापित किया जाता है, अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा जो भी नियंत्रण और समन्वय स्थापित किया जाता है, उस सब में सबसे ज़्यादा भूमिका हाइपोथैलेमस की किसकी होती है? हाइपोथैलेमस। ये कहाँ पाया जाता है हम जानते हैं, ये अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है। थैलेमस और हाइपोथैलेमस दोनों मिलाकर के ही अग्र मस्तिष्क का निर्माण करते हैं। सर्वाधिक भूमिका इसी की होती है। ये विभिन्न मस्तिष्क के जो विभिन्न क्षेत्र हैं वहाँ से ये क्या करता है? सूचनाओं को एकत्रित करने का कार्य करता है। कौन? हाइपोथैलेमस। विभिन्न क्षेत्रों से मस्तिष्क से सूचनाओं को एकत्रित करता है और इन सूचनाओं को विभिन्न स्राव और तंत्रिकाओं के द्वारा पीयूष ग्रंथि तक पहुँचाने का काम करता है। आपने कल चित्र में देखा होगा, यहाँ जो ग्रंथि पाई जाती थी वो तो पीयूष ग्रंथि थी। मस्तिष्क का चित्र देख रहे हैं? मस्तिष्क के चित्र में यहाँ तो आपको पीयूष ग्रंथि मिलेगी। यहाँ पर जो इस तरह की संरचना आगे आई थी, इस तरह की जो संरचना आई थी हमारी, यहाँ तो आपको दिखाई दे पीयूष ग्रंथि, तो यहाँ हाइपोथैलेमस दिखाई दे होगा। इस तरह की जो हमारी मस्तिष्क वाली संरचना थी, यहाँ पर अग्र मस्तिष्क पाया जा रहा था, तो यहाँ हाइपोथैलेमस को पाया जा रहा था, यहाँ पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। इनमें से देखिए ये समस्त ग्रंथियों पर नियंत्रण रखने का काम करती है पीयूष ग्रंथि, कहते हैं इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। पीनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, इसके साथ कलना या गला रोग हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है, इसमें गला ऊपर करके खाना जाता है। पहले थायराइड अधिग्रहण ग्रंथि, ये क्या पाई जाती है? हमारी दोनों रक्तों के ऊपर पाई जाती है और इसको हम एडिनल ग्रंथि या डुअल डाई हार्मोन उत्पन्न करने वाली ग्रंथि के नाम से जानते हैं। अगर ऐसी ग्रंथि का भी मैंने आपको बताया है थोड़ी देर पहले, ये अंतःस्रावी बहिस्रावी है, इंसुलिन और ग्लूकोज निकालती है। हृदय में शर्करा के स्तर यदि अनियंत्रित हो जाता है तो व्यक्ति को डायबिटीज, मधुमेह रोग हो जाता है। डायबिटीज ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, कृष्ण जैसे ये बता दिया मैंने। इसके अलावा ये ग्रंथि और हृदय में कुछ हार्मोनों का स्राव करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा काम करता है वो कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। तो मैं आपको यहाँ पर प्रमुख मानव ग्रंथियों से पहले एक थोड़ा सा लिखाना चाहूँगा, वैसे ही बता देता हूँ। चलो मैं लिखवा कर दूंगा इसको आपको मैं कि प्रमुख मानव अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन कौन सी, उनका एक एक का कार्य लिखवाऊंगा तो उसमें आ जाएगा अपने आप ही। मैं आपको बता दूँ पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? प्रश्न बन गया हमारे सामने कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि ये समस्त अंतःस्रावी ग्रंथियों के निकलने वाले हार्मोनों पर नियंत्रण का कार्य करती है, इसलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। अब ये कैसे करती है? आपको यहाँ पता चला गया होगा, नियंत्रण स्थापित करने में हाइपोथैलेमस की प्रमुख भूमिका होती है, जो अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के विभिन्न भागों से समस्त सूचनाओं को एकत्रित करके और इन्हें पीयूष ग्रंथि तक पहुँचाने का कार्य करता है। जब पीयूष ग्रंथि तक समस्त सूचनाएं या संकेत पहुँच जाती है तो जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं उनके द्वारा निकलने वाले समस्त हार्मोनों पर पीयूष ग्रंथि क्या करने का कार्य करती है? नियंत्रण करने का कार्य करती है। मटर के दाने के समान होती है, छोटी आकृति की, मास्टर ग्लैंड है। समस्त ग्रंथि पर नियंत्रण रखने के कारण इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है और ये वृद्धि हार्मोन आदि का उत्पादन भी करती है। इसके अलावा आपको पता चल रहा होगा कि हमारे शरीर में पीयूष ग्रंथि के अनुसार विभिन्न हार्मोन स्राव होते हैं और इनसे अनेक कार्य होते हैं, जैसे वृद्धि, उपापचय आदि क्रियाओं को संपादित करने का कार्य भी इसी के द्वारा किया जाता है। अब इसके पश्चात नेक्स्ट पॉइंट में आपके सामने आ रहा है प्रमुख मानव अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, जो मैं नाम तो आपको यही कर चुका हूँ, हमारे शरीर में पाई जाने वाली ग्रंथियाँ और इनका विवरण आपको मैं कल प्रदान करूँगा। ठीक है।